हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का जो है फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है मानव जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में और पिछले जो हमारे अध्याय हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है। इसी के द्वारा जो है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि लैंगिक प्रजनन में दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं। एक होता है हमारा नर युग्मक और दूसरा होता है हमारा मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। जब इन नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन होता है तो इनके संयोजन द्वारा जायगोट बनता है और वही जायगोट जो है आगे चलकर नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, वही जायगोट आगे चलकर नए जीव को जन्म देता है। मनुष्य में ये दोनों ही युग्मक यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, मनुष्य में नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं या अलग अलग जीवों में बनते हैं। नर युग्मक नर या पुरुषों में उत्पन्न होते हैं, मादा युग्मक जो है मादा या स्त्रियों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नर युग्मक जो होते हैं वो पुरुष में उत्पन्न होते हैं और मादा युग्मक जो है वो किन में उत्पन्न होते हैं? स्त्रियों में उत्पन्न होते हैं। यानी कि अलग अलग शरीर में दोनों प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं। ये युग्मक शरीर के जिन अंगों से उत्पन्न होते हैं उन अंगों को हम लोग कहते हैं प्रजनन अंग। यानी कि जो जीव है, जो मानव है, मानव में वे अंग जो कि प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रजनन अंग। अब ये जो प्रजनन अंग है, ये सारे प्रजनन अंग मिलकर जो है एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उस तंत्र को हम लोग कहते हैं प्रजनन तंत्र। तो एक विशेष प्रकार का प्रजनन की क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र जो है पुरुषों में या नर में पाया जाता है और उसी प्रकार दूसरा जो है स्त्रियों या मादाओं में भी उसी प्रकार का प्रजनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रजनन तंत्र से। वही प्रजनन तंत्र जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात जो है मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं नर जनन तंत्र की संरचना। तो नर जनन तंत्र की संरचना में जो है नर जनन तंत्र जो होता है, जो कि जनन में भाग लेता है, एक जो नर का जो पुरुष का नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग उपस्थित होते हैं। तो उन भागों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले होता है एक जोड़ी वृषण। वृषण जो है एक जोड़ी यानी कि दो की संख्या में जो है नर में पाए जाते हैं। वृषण को ही मुख्य अंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, वृषण जो है जनन तंत्र का मुख्य अंग है। ये कहां पाया जाता है? वृषण जो है हम लोग अगर ध्यान से देखें तो नर जनन तंत्र में वृषण से ही जो है प्रारंभ होता है। ये है वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश कहां स्थित होता है? वृषण कोश पुरुषों में दोनों पैरों के मध्य में जो है शिश्न के नीचे की ओर एक कोश, एक थैली नुमा संरचना के रूप में लटका हुआ रहता है। ठीक है, एक थैली नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है जिसे हम लोग बुलाते हैं वृषण कोश। ठीक है, वह कोश जिसके अंदर वृषण स्थित होते हैं। तो दोनों पैरों के मध्य थैली नुमा संरचना के रूप में वृषण कोश पाया जाता है और इस वृषण कोश के अंदर दो की संख्या में वृषण स्थित होते हैं। ठीक है, वृषण कोश के अंदर दो की संख्या में वृषण स्थित होते हैं। ठीक, तो बाहर होता है वृषण कोश और वृषण कोश के अंदर दो की संख्या में वृषण पाए जाते हैं। अब ये जो दोनों वृषण है ये हो गए हमारे एक जोड़ी वृषण, ये पहला वृषण और ये दूसरा, दो की संख्या में वृषण पाए जाते हैं। इन दोनों वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है। इन दोनों वृषण के अंदर लिंग हार्मोन्स का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो ये जो वृषण है इसीलिए इन्हें जो है मुख्य अंग कहा जाता है। कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, शुक्राणु कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वृषण को कहा जाता है मुख्य अंग। वृषण जो है वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक, दोनों वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन दोनों वृषण से अब हमारा अगला पॉइंट आता है अधिवृषण, एक जोड़ी अधिवृषण। ये जो दोनों वृषण है
इन दोनों वृषण से बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, ये ढेर सारी पतली पतली नलिकाएं यहाँ पर निकलती हैं और ये नलिकाएं जाल बनाती है, जिसे कहते हैं वृषण जालक। और ये जाल आगे चलकर एक एक नलिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, क्या होता है, वृषण से बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं और ये पतली पतली नलिकाएं आगे चलकर एक एक अकेली नलिका का निर्माण करती है, जिसे हम लोग कहते हैं अधिवृषण। ठीक है, इस एक अकेली नलिका का जब ये निर्माण कर लेती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अधिवृषण। अब ये जो अधिवृषण वाली नलिका है, इस अधिवृषण वाली नलिका से ही आगे चलकर ये लंबी लंबी नलिकाएं बनती हैं और इन लंबी नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं शुक्र वाहिकाएं, जो कि शुक्राणुओं को एक दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं शुक्र वाहिकाएं। तो पहले वृषण में शुक्राणु बनते हैं, फिर अधिवृषण में ढेर सारी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, फिर अगली नलिकाएं आती हैं एक जोड़ी, फिर से एक जोड़ी, 2 की संख्या में, वो आती है हमारी शुक्र वाहिकाएं। ये शुक्र वाहिकाएं जो है शुक्राणुओं को अधिवृषण से कहां पहुंचाती हैं, सीधे यहां से ले जाकर ये इन छोटे छोटे कोशों में पहुंचाती है। ठीक है, ये चौड़ा दिख रहा है आप लोगों को कोश, ये कोश कहां स्थित होते हैं, ये है हमारा मूत्राशय। ठीक है, और दोनों नलिकाएं चलती हैं, एक नलिका आगे की तरफ जा आती है और दूसरी नलिका जो है मूत्राशय के पीछे की तरफ जाती है। तो एक हमारा शुक्राशय इस तरफ है और दूसरा शुक्राशय किधर है, पीछे की तरफ। ठीक है, एक शुक्राशय इधर की ओर और दूसरा शुक्राशय पीछे की ओर। तो ये दोनों क्या करती हैं, अधिवृषण से, ये जो शुक्र वाहिकाएं हैं ये अधिवृषण से चलती हैं और अधिवृषण से चलकर शुक्राणुओं को शुक्राशय में पहुंचाती है। तो इन लंबी नलिकाओं को हम लोग कहते हैं शुक्र वाहिकाएं। ठीक है, ये हमारी शुक्र वाहिकाएं। फिर ये शुक्र वाहिकाएं जो है जाकर कहां खुलती हैं, ये मूत्राशय के दोनों ओर जो स्थित हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं शुक्राशय, इन दोनों शुक्राशय में खुलती है। ठीक है, ये दोनों शुक्राशय में खुलती है, एक शुक्राशय आगे की तरफ है, एक शुक्राशय पीछे की तरफ। अब इन शुक्राशय के अंदर शुक्राणुओं को संग्रहित करके रखा जाता है और जब आवश्यकता होती है तो यहां से ये बाहर की ओर निकलते हैं। आवश्यकता होती थी इस नलिका द्वारा बाहर निकलते हैं। अब आगे क्या है, हमारे यहाँ जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय से एक नलिका जुड़ी होती है, ये वाली नलिका, ये मूत्राशय से जुड़ी हुई है, जो कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो शुक्राशय से भी जो नलिका निकलती है वो भी इसी मूत्र वाली नलिका में आकर जुड़ जाती है। यानी कि मूत्र नलिका और शुक्राशय से आने वाली नलिका दोनों आपस में क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पर ठीक, दोनों आपस में जुड़ गई। जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, ये दोनों जहां पर आपस में जुड़ती हैं, उसी जुड़ने वाले स्थान पर एक ग्रंथि पाई जाती है। ये दोनों नलिकाएं, मूत्राशय की नलिका और शुक्राशय से नलिका, दोनों एक स्थान पर जुड़ जाती है और इस स्थान को हम लोग कहते हैं, ये जो ग्रंथि मतलब दोनों के जुड़ने के स्थान पर जो इनके चारों ओर ग्रंथि पाई जाती है, उसे हम लोग बुलाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ने पर यहाँ पर जब ये थोड़ा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसके साथ एक और ग्रंथि जुड़ती है। ये इस तरह से थोड़ी सी घूमी हुई होती है और एक और ग्रंथि यहाँ पर आकर इसमें जुड़ जाती है, जो आगे इधर कंटिन्यू है। ठीक है, एक और ग्रंथि जो है इसमें आकर जुड़ती है यहाँ पर और इस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, ये दोनों ग्रंथियां क्या करती हैं, ये दोनों ग्रंथियां जो है, ये दोनों जो ग्रंथियां हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि, ये दोनों ही ग्रंथियां जब शुक्राणु शुक्राशय से निकलकर आगे बढ़ते हैं तो उनको तैरने के लिए माध्यम प्रदान करती हैं और उन्हें गाढ़ापन भी प्रदान, उनका जो गाढ़ापन होता है उसे थोड़ा तरल रूप में बदलने का भी प्रयास करती है। अब इसके पश्चात जो है काउपर्स ग्रंथियों के पश्चात आता है लास्ट पॉइंट हमारा शिश्न। शिश्न क्या होता है, यह बाहर की ओर निकला हुआ एक अंग है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कि शुक्राणुओं को और मूत्र को जो है शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं शिश्न।
जो कि जो है बाहर निकालने का कार्य करता है। तो सारे पॉइंट हमारे सामने हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। मनुष्य का जो मुख्य प्रजनन अंग है वह है वृषण। वृषण मनुष्य का प्रमुख जो है प्रजनन अंग है। इसी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसी के अंदर लिंग हार्मोन्स का भी निर्माण